हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना RS कुमावत और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो अक्षांश और देशांतर है तथा जो अपने ग्लोब पर वायुदाब पेटियां हैं उनसे संबंधित बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों, आप प्रश्न को जो ऑप्शन दिए गए हैं हर प्रश्न के 4, आप उनको बड़े ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा ताकि आपके सभी के सभी प्रश्न सही हो सके। तथा आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जो सब्सक्राइब लिखा है आप उस पर क्लिक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और उसके बाद में ऑल के जो ऑप्शन आता है उस पर ओके कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ हम अपना प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ऑप्शन 1 हो गया कर्क रेखा, ऑप्शन बी हो गया विषुवत रेखा, ऑप्शन सी हो गया मकर रेखा और ऑप्शन डी हो गया ग्रीनविच रेखा। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का एक दूसरा नाम होता है भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा इसका दूसरा नाम है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो ऑप्शन 1 है 365, ऑप्शन 2 है 364, ऑप्शन सी है 366 और ऑप्शन 4 है 363। तो आप सोच लीजिएगा कि एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 366 दिन होते हैं। साथियों, जो अधिवर्ष जिसे कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और एक लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है, जिसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। इसलिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि पछुआ पौने होती हैं। ये आगे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये पौनों के प्रकार हैं कि पछुआ पौने होती हैं स्थानीय पौने, ऑप्शन बी है सामयिक पौने, ऑप्शन सी है स्थानीय पौने और ऑप्शन जो डी है वो है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक होगी, मैं दोबारा बोलता हूँ। एक है स्थायी पौने और दूसरा है सामयिक पौने, तीसरा है स्थानीय पौने और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपना इसमें अब राइट आंसर सोच लीजिएगा। साथियों, जो इसका राइट आंसर है पछुआ पौने हमेशा ही स्थायी पौने होती हैं। जो एक समय विशेष के हिसाब से चलती हैं वो सामयिक पौने होती हैं और जो स्थान विशेष के हिसाब से चलती हैं वो स्थानीय पौने होती हैं। इसलिए पछुआ पौने कौन सी पौने हैं, स्थायी पौने हैं ये। अब देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन 2 है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी है कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी है ध्रुवों पर। तो आप अपना राइट आंसर सोचिए। जो इसका राइट आंसर है वो है डी यानी कि ध्रुवों पर। ये जो माना कि ये पृथ्वी है, अब जहाँ पर क्या है कि प्रकाश ज़्यादा होगा यानी कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जो ध्रुव है यानी कि जो ऊपरी सिरा और ये जो नीचे सिरा है यानी ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है, यहाँ पर बर्फ जमी होती है। और अगर बर्फ जमी होगी तो क्या होगा कि तापमान बहुत कम होगा। अगर देखिए इधर देख लीजिए, जैसे कि ये वायुदाब है और ये तापमान है। अगर तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है। दूसरी बात देखिए, अगर वायुदाब अधिक होता है तो वहाँ पर तापमान कम होता है। मतलब कि जहाँ पर तापमान कम है तो वायुदाब बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ बर्फ जमी होती है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा पाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। और अगर सबसे कम पूछ लेता तो विषुवत रेखा पर वायुदाब सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ तापमान सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न, जो चौथे का राइट आंसर है वो मैं बता चुका हूँ कि डी होगा। आगे देखिए अपना 5वां प्रश्न कि 21 जून को किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है।
तो इसके लिए ऑप्शन 1 है अपने पास मकर रेखा, ऑप्शन 2 है कर्क रेखा, ऑप्शन 3 है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी पर। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए। 21 जून को जो सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है वो कर्क रेखा पर पड़ती है साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 22 दिसंबर को जो सीधी रेखा पड़ती है वो मकर रेखा पर पड़ती है, और जो भूमध्य रेखा है यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा पड़ती है। और जो कर्क रेखा है वहाँ पर 21 जून को सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। अब देख लीजिए कि आप इनको याद भी कर लीजिए। अगर मैं मकर रेखा का पूछे तो 22 दिसंबर आएगा। अगर भूमध्य रेखा का पहुँचे तो साल में 2 बार यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा सूर्य की किरणें पड़ती है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आगे देखिए अपना छठा प्रश्न कि कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। कर्क समझ के हिसाब से होने वाला प्रश्न है। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात कौन से होते हैं? तो ऑप्शन 1 है शीतोष्ण, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर 3 है जेट स्ट्रीम, और ऑप्शन 4 है तड़ित झंझा। अब आप इसका राइट आंसर चुनिए साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ये जो अपनी भूमध्य रेखा है ये ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये नीचे जो मकर रेखा है, इनके बीच में जो तापमान होता है, जो वायुदा पेटी है, यानी कि जो जलवायु है ना वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? इन दोनों के मध्य यहाँ और यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उसी प्रकार का चक्रवात होगा। तो इस हिसाब से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर चाहे वो अपने को किसी के बीच में यानी भूमध्य रेखा व कर्क रेखा के बीच में पूछ लेता तो भी आंसर ये होता, और भूमध्य रेखा व मकर रेखा के बीच में पूछ लेता तो भी ये होता, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पूछा है तो भी आंसर यही होगा। कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे देखिए कि कुल पूर्ण अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी कुल पूर्ण अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 179, ऑप्शन नंबर 2 है 180, और ऑप्शन नंबर सी है 181, और ऑप्शन नंबर डी है 360। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि इसमें कुल पूर्ण अक्षांश कहा गया है। किस तरह से? देखिए कि अक्षांशों की संख्या बतानी है तो जो बीच में रेखा है वो 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके बाद जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यूं करके हम 90 तक आ जाते हैं, और इसी प्रकार दक्षिण में चलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इसी तरह हम 90 डिग्री पर आ गए। अब देखिए अब जो 0 डिग्री है इसको तो हमने गिना ही नहीं ना, यहाँ से तो 90 प्लस 90 यानी कि 180 हो गए। 100 प्लस 80 प्लस 1 यानी कि टोटल जो हुई है ना कुल पूर्ण कितने हैं, तो वो 180 ही आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में 80 ना हो 181 ही आंसर आएगा। अगर 181 ऑप्शन में ही ना हो तो 180 लगाना उचित समझिए, वरना इसका 101% आंसर है जो 181 ही आपको सही करना है। कईयों को मिस्टेक होती है, कईयों के ये भ्रम रहता है और वो 180 उत्तर को चुनते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये 181 होते हैं। देखिए अपना इसी के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कटिबंध क्षेत्र किन रेखाओं के मध्य होता है? कटिबंध क्षेत्र किन रेखाओं के मध्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अक्षांश रेखाओं के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 है देशांतर रेखाओं के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इनका राइट आंसर चुन लीजिए
साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, अक्षांश रेखाएं जो यूं पड़ी रेखाएं होती है ग्लोब पर, इन दो रेखाओं के मध्य का जो भाग है वो कटिबंध कहलाता है। आगे देखिए, और प्रश्न नंबर 9 देखिए अपना अब, कि भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप इसका राइट आंसर सोचिए एक बार। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है और जो ऑप्शन नंबर द है वो सेम देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश लिखा है और यहाँ पर उत्तरी अक्षांश लिखा है। याद रखिए आप मित्रों कि जो भारत अपने ग्लोब देखते हैं, जो इसमें भारत का अक्षांश पूछे या राजस्थान का अक्षांश पूछे, कभी भी अपने को दक्षिणी अक्षांश नहीं करना है, क्योंकि भारत और राजस्थान जो दोनों है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। इसीलिए जो भी अक्षांश और अक्षांश पूछे जाएं उनके आगे हमेशा उत्तरी ही देखना है आपको। अगर कहीं भी दक्षिणी लिखा हो तो वो पहले ही ऑप्शन कट माना जाएगा। इस पर आप फोकस करिए थोड़ा सा कि दक्षिण में तो ना भारत है ना राजस्थान है, तो दक्षिणी से तो अपने को कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए भारत के जितने भी अक्षांश है वो सभी क्या है, उत्तरी अक्षांश है। आगे देखिए प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा है 80 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच रेखा। तो आप देखिए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा दर्शाती है। और जो ये ग्रीनविच रेखा है ये विश्व का मानक समय बताती है। अब देखिए आगे, कि राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी सीमा के सूर्यास्त में कितने समय का अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 घंटे का, ऑप्शन नंबर 2 है 30 मिनट का, ऑप्शन नंबर 3 है 35 मिनट और ऑप्शन नंबर 4 है वो है 5.5 घंटे। तो आप अपना राइट आंसर चुन लीजिए इसी के हिसाब से। साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 मिनट। कभी कभी हम आम भाषा में नॉर्मल कह देते हैं कि लगभग आधे घंटे का फ़र्क है, लेकिन ऑप्शन अगर देखोगे तो अगर मैं आपको स्टिक इसका सही अंतर बताऊं तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। कन्फर्म एकदम सही उत्तर तो ये है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो नज़दीकी होता है वो हमें ऑप्शन करना होता है। जो भारत का समय है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है पूर्व से लेकर और पश्चिम तक, यानी कि जो 11वें प्रश्न का राइट आंसर है वो तो सी है। अब मैं आपको थोड़ा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ इससे संबंधित कई, कि जो भारत का मानक समय में जो समय में फ़र्क है वो है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। उस हिसाब से पूरा हो गया 2 घंटे, यानी 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का भारत की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा में सूर्यास्त का अंतर है। अच्छा, जो 5.5 घंटे लिखा है ये ऑप्शन दिया है, ये भारत का मानक समय और विश्व के मानक समय के बीच में ये अपना अंतर है, यानी कि जो विश्व का मानक समय है उससे भारत का जो मानक समय है ना वो 5.5 घंटे हमेशा आगे चलता है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न, यानी 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। अब देखिए 12वां प्रश्न, कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। तो ऑप्शन 1 है इलाहाबाद, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है दिल्ली। साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1,
यानी कि इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है, जो कि यूपी के अंदर से होकर गुजरती है। ये मुख्य शहर है जहाँ से वो बीचों बीच अपने कौन सी रेखा है जो भारत का मानक समय रेखा बताती है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। रेखा के आगे पूरा ध्यान रखना है कि उसके आगे पूर्वी दिया हुआ है या पश्चिमी दिया हुआ है, यानी कि भारत के जितने भी क्या है देशांतर हैं वो सभी के सभी पूर्वी देशांतर हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको एक, जैसे ये ग्लोब है माना कि, अब इसमें 4 दिशाएं हो गई, यानी कि भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी जो भी अक्षांश पूछेगा तो वो उत्तरी आएगा और जो भी देशांतर पूछेंगे तो वो पूरे पूरे पूर्वी आएंगे, यानी कि पश्चिमी कभी भी अपने देशांतर नहीं आएगा, कोई भी याद रख लेना, और दक्षिणी अपने कोई भी अक्षांश नहीं आएगा। आगे चलिए, भूमध्य रेखा व कर्क रेखा के मध्य चलने वाली पवनें कहलाती हैं। देखिए कि भूमध्य रेखा व कर्क रेखा के मध्य चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है पछुआ पवनें, ऑप्शन 2 है व्यापारिक पवनें, ऑप्शन 3 है ध्रुवीय पवनें, ऑप्शन 4 है असव पवनें। तो साथियों आप इसका राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक पवनें। थोड़ा देखिए इधर कि ये जो माना कि अपने 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री पर स्थित हैं दोनों भी। ये दक्षिण में है और ये उत्तर में है, कर्क रेखा है। जो ये तो अपने ऊपर की है वो कर्क रेखा होती है, और जो ये मकर रेखा है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब इनके बीच में जो पवनें इधर से आती है ये दिशा होती है और इधर से इनकी ये दिशा होती है। ये जो पवनें हैं ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। अगर आपको प्रश्न ये पूछे कि भूमध्य रेखा व कर्क रेखा के मध्य चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं तो व्यापारिक पवनें कहलाएंगी, या फिर वो इस तरह से पूछ ले कि भूमध्य रेखा व कर्क रेखा के भूमध्य रेखा व मकर रेखा के मध्य चलने वाली पवनें क्या कहलाएंगी तो भी व्यापारिक पवनें कहलाएंगी। यानी इसको उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें कहते हैं और दक्षिण गोलार्ध में भी व्यापारिक पवनें इन्हें कहते हैं। आगे देखिए, तो 13 का ऑप्शन जो सही है वो होगा बी, यानी कि व्यापारिक पवनें। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। इन प्रश्नों पर विशेष फोकस करना है, जिस पर नहीं लिखा है या असत्य लिखा है ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से सोचा करें। तो देखिए यहाँ नहीं पूछा है, पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि दिमाग में ये चलता रहे कि हमें नहीं बताना है, वरना क्या करते हैं हम जो है वो बता देते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, नहीं गुजरती है वो बताना है अपने को, यानी कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए। ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है मेघालय, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मेघालय से नहीं गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये प्रश्न होता है, तो इसका आंसर होता है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन देखिए, पहली किससे गुजरती है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ये आप याद कर लेना जो भी 8 राज्य बता रहा हूँ, फिर झारखंड से गुजरती है, फिर पश्चिम बंगाल से गुजरती है, फिर त्रिपुरा से गुजरती है और उसके बाद में मिजोरम से गुजरती है। तो अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ भी है और पश्चिम बंगाल भी है और मिजोरम भी है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या नहीं था, मेघालय नहीं था और मेघालय से नहीं गुजरती है। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, आपकी इच्छा है याद करो तो राग। अब थोड़ी ट्रिक बताता हूँ इसकी, राग, मत्स्य, जाप और मित्र, इससे भी आप याद रख सकते हो कि राग, मत्स्य, जाप, मित्र, यानी राज से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये आ गया इसका मिजोरम और त्रिपुरा। इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। देखिए आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी व उत्तरी सीमा में कितने डिग्री का अंतर है। तो
देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अपने पास 29 डिग्री 2 मिनट, ऑप्शन बी है अपने पास 29 डिग्री 18 मिनट, ऑप्शन सी है 7 डिग्री 9 मिनट और ऑप्शन डी है 8 डिग्री 47 मिनट। तो आप राइट आंसर चुन लीजिएगा साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 29 डिग्री 2 मिनट। देखिए यहाँ रेखा का नाम नहीं दिया कि किस रेखा की बात कर रहे हैं, यानी अक्षांशीय अंतर पूछ रहे हैं या देशांतरीय अंतर पूछ रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आप कहीं कंफ्यूज हो गए कि कौन सी रेखा का अंतर बताना है जी। लेकिन आप दिशा से याद रखिए कि भारत की मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि दक्षिणी और उत्तरी, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये दक्षिणी और उत्तरी की बात कर रहा है। तो जो इस तरह की रेखा है उनकी बात कर रहा है, इनके बीच में बताना है। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तरी है और ये दक्षिणी है। अगर इनके बीच में पूछा है तो इन अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा है, यानी इन्होंने क्लियर कर दिया है। क्योंकि हम ये तो ले ही नहीं सकते ना, जो खड़ी रेखा देशांतर रेखा है, यानी कि वो तो पश्चिमी पूर्वी होता तो लेते। तो दक्षिणी और उत्तरी इसीलिए दिया है कि ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि जो एग्जामिनर पूछना चाहता है वो ये पूछना चाहता है कि अक्षांशीय अंतर कितना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा अपना। अक्षांशीय अंतर है वो 29 डिग्री 2 मिनट है। और जो भारत की भूमि में पश्चिमी और पूर्वी में जो अक्षांशीय अंतर जो देशांतरीय अंतर है वो 29 डिग्री और 18 मिनट है। और जो राजस्थान का अक्षांश अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। और जो राजस्थान का देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। यानी कि मैं आपको ऑप्शन भी उसी हिसाब से देने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपने सारे पढ़े होते हैं और कहीं ना कहीं वो सेट हो रहे हैं। तो ये राजस्थान का अंतर है और राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है, ये राजस्थान का देशांतरीय अंतर है और ये भारत का देशांतरीय अंतर है। लेकिन अपने तो क्या पूछा था प्रश्न में, क्या पूछा था प्रश्न में, अपनों ने ये पूछा था कि वो कितना है, क्या क्या मतलब कितना है, अक्षांशीय कितना है। तो साथियों इसी के साथ अपने जो सभी प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा साथ ही आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज लेने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। मैं अगली बार फिर आपसे मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक पर विशेष प्रश्न लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।